हेलो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन से संबंधित 50 MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि BSEB यानी बिहार बोर्ड 10th के लिए बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन रहने वाला है। और जो है BSSC जो कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चन है साइंस पोर्शन से, जैसे BSSC CGL वाला, CGL फोर्थ चतुर्थ श्रेणी का, और AEDO जो भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें साइंस का पोर्शन रहता है, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? 2 नियम है। क्या नियम है? 2 नियम है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है 2 नियम है। अब प्रकाश के पहले नियम के अनुसार आपतन कोण जो हैं वो किसके बराबर होते हैं? तो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि दर्पण किस प्रकार की सतह होता है। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण जो होता है वो एक परावर्तक सतह होता है। तो परावर्तक सतह होता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण किसके सापेक्ष मापी जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल के सापेक्ष यानी अभिलंब के सापेक्ष मापी जाती है। साधारण दर्पण को ही समतल दर्पण भी कह देते हैं। साधारण दर्पण जो है उसको समतल दर्पण भी कह देते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो प्रतिमा और प्रतिबिंब, कई बार कम्पिटिटिव लेवल में प्रतिबिंब के जगह में प्रतिमा भी लिख देता है। तो प्रतिबिंब है वो कैसी होती है। तो हम लोग जानते हैं आभासी होती है, सीधी होती है और समान आकार की होती है। यानी वस्तु जिस आकार का होता है प्रतिबिंब भी उसी आकार का बनता है। जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु है, ये समतल दर्पण है। अब यहाँ में इस आकार का अगर प्रतिबिंब वस्तु है रखा हुआ है तो इसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा, सेम आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब यदि दर्पण को 10 डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री घूमेगी। तो हम लोग जानते हैं कि मान लो ये दर्पण है, तो इस दर्पण को 10 डिग्री टिल्ट कर देंगे, यानी नॉर्मल जो है ये अभिलंब जो है ये ऐसे होगा। अब अगर 10 डिग्री घुमाया जाएगा तो नॉर्मल जो है वो 10 डिग्री घूम जाएगा। तो अब आपतित किरण जो होगा वो 10 डिग्री से घूमेगा और परावर्तित किरण 10 डिग्री से घूमेगा। तो टोटल कितना डिग्री हो जाएगा? तो 20 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा 20 डिग्री। कौन सा कितनी डिग्री? 20 डिग्री। ठीक है। अब परावर्तन किस प्रकार का होता है। तो हम लोग जानते हैं कि परावर्तन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो पॉलिश्ड सतह से जो रस्तित किया हुआ सतह जो है उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और जो खुरदरा सतह होता है उससे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ऐसा रिफ्लेक्शन होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है पॉलिश की हुई सतह से किस प्रकार का परावर्तन करती है पॉलिश की हुई सतह। तो हम लोग जानते हैं कि पॉलिश की हुई सतह जो है वो किस प्रकार का परावर्तन करती है। तो नियमित परावर्तन करती है, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन करती है। पॉलिश की हुई सतह जो है वो किस प्रकार का रिफ्लेक्शन करती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी नियमित परावर्तन करती है। ठीक है। सफ़ेद कागज पर परावर्तन किस प्रकार का होता है। तो हम लोग जानते हैं सफ़ेद कागज जो है वो कुछ इस प्रकार की खुरदरी होती है, पॉलिश की हुई नहीं होती है। तो पॉलिश की हुई नहीं होगी तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस प्रकार का होगा? तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? यानी जो परावर्तित किरणें हैं, दोनों परावर्तित किरणें हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं होगी। तो इसे अनियमित रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनियमित रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन कहेंगे। परावर्तन के नियम का पालन कौन करता है। तो परावर्तन के नियम का पालन जो है दर्पण भी करता है और पानी भी करता है और सभी परावर्तक सतह वो भी करता है। तो हम लोग बोलेंगे सभी परावर्तक सतह, यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होने वाला है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिमा यानी प्रतिबिंब जो है
प्रतिबिंब जो है वो कितनी मीटर की दूरी पर बनेगा, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि वस्तु जो है अगर 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी दर्पण से क्या मीटर की दूरी पर बनता है, 2 ही मीटर की दूरी पर बनता है। तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर। क्या मीटर, 2 मीटर। अब दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी का योग होता है, तो वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी जैसे ये है दर्पण है, तो वस्तु इतनी दूरी पर रखे हैं तो प्रतिबिंब इतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा, तो कई गुना दूरी पर बना, तो 2 गुना दूरी पर बना, तो वस्तु दूरी की 2 गुनी दूरी पर बनेगी। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो उसकी गति क्या हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण परावर्तित होती है, देखिए जब प्रकाश की किरण जो होती है वो अगर परावर्तित होगी तो प्रकाश की किरण परावर्तित होगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, समान रहेगी, समाप्त होती है। तो यहाँ बोलेंगे कि समान रहती है। क्या रहती है, प्रकाश की गति समान रहती है यानी, ठीक है। अब दर्पण में बायां हाथ किस रूप में दिखाई देता है, तो अगर बायां हाथ उठाते हैं तो हम लोग को दायां हाथ उठता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ बोलेंगे कि अगर बायां हाथ उठाएंगे तो दायां हाथ उठा हुआ प्रतीत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम जो हैं किस पर आधारित हैं, तो ज्यामिति जो है वो इस पर आधारित है। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अब पीछे देखने वाले शीशे यानी रियर व्यू मिरर जो है, तो वो किस प्रकार का दर्पण होता है। रियर व्यू मिरर में यानी पीछे देखने वाले मिरर जो होते हैं वो किस प्रकार का दर्पण होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्यों उत्तल दर्पण होता है, तो क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी दृष्टि क्षेत्र जो होना चाहिए विस्तृत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो फील्ड ऑफ व्यू उत्तल दर्पण का बड़ा होता है। अब दाढ़ी बनाने में वाला दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अब कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो क्योंकि हम लोग को प्रकाश की किरण को क्या करना है, एक बिंदु पर समायोजित करना है, तो एक बिंदु पर समायोजित करना है, तो इसके लिए कैसा दर्पण होना चाहिए, तो अवतल दर्पण होना चाहिए। क्या, कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब अगला क्वेश्चन जो है वो सूर्य किरणों को किसी बिंदु पर एकत्रित करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु से समांतर अगर किरण आ रहा है और इसको एक बिंदु पर समायोजित करना है, एक बिंदु पर इकट्ठा करना है, तो उसके लिए कौन सा दर्पण चाहिए, तो ये दर्पण कौन सा दर्पण होगा, तो जिसका जो उभरा हुआ सतह है, जो उथला हुआ सतह है वो पॉलिश किया हुआ रहना चाहिए, और उथला हुआ सतह जो पॉलिश किया हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होता है। परावर्तन में ऊर्जा का क्या होता है, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित रहती है, यानी ना ही नष्ट होती है ना ही ये होती है, मतलब संरक्षित रहती है, नष्ट नहीं होती है। यहाँ बोलेंगे कि जब परावर्तित किरण आपतित किरण पर आ मिलती है तो आपतन कोण, मतलब ये है कि परावर्तित किरण जो है वो परावर्तित किरण और आपतित किरण क्या हो, एक ही रेखा पर हो, एक ही जगह पर हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपतन कोण जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। अब यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि परावर्तन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब परावर्तक सतह पर खींची गई रेखा जो होती है, लंब रेखा को क्या कहा जाता है, तो नॉर्मल कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। इसी को कई बार सामान्य लिख देते हैं, अभिलंब कहा जाता है। अब यदि आपतन कोण आपतन किरण, ये गलती हो गया, आपतित किरण लंबवत गिरती है तो परावर्तन कोण जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। मतलब ये है कि आपतित किरण जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल यानी अभिलंब पर आपतित होगा, तो इसी तरह से इसी रास्ते से वापस आ जाएगा, तो कोण जो होगा वो परावर्तन कोण वो कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि
परावर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो परावर्तन शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? टकराकर लौटना। क्या करना? टकराकर लौटना। उत्तल दर्पण में बनी प्रतिबिंब या प्रतिमा कैसी होती है? तो क्या होती है? तो आभासी होती है और छोटी होती है और सीधी होती है। तो आभासी जब भी होगा तो सीधा होगा। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग किस कार्य में होता है? तो वाहन के पीछे देखने में नहीं होता है, ये बात गलत है। वाहन के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, शेविंग में किया जाता है। ठीक है, शेविंग में, यानी शेविंग। तो अब वाहन का ड्राइवर किस दर्पण से पीछे का विस्तृत क्षेत्र को देखता है? तो हम लोग पहले ही सवाल को डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण से विस्तृत क्षेत्र को, क्योंकि इसका जो उत्तल दर्पण होता है उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? विस्तृत होता है, बड़ा होता है। तो विस्तृत क्षेत्र को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। अब आगे क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, तो प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार की घटना है? तो यहाँ बोलेंगे कि यह भौतिक घटना है। क्या है? भौतिक घटना है। अब दर्पण में प्रतिबिंब या प्रतिमा जो होती है उल्टी क्यों दिखाई देती है? तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि दायां हाथ जो है दायां और बायां आदान प्रदान हो जाता है दर्पण में। वो सिर्फ समतल दर्पण के लिए बोल रहे हैं। परावर्तन के नियम जो हैं, परावर्तन के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो परावर्तन का नियम जो है कोई नहीं प्रतिपादित किया है, यह प्रायोगिक नियम है, प्रयोग किया गया नियम है परावर्तन का नियम। जब किरण दर्पण से टकराकर लौटती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो परावर्तन। जो किरण दर्पण से टकराकर लौटती है तो उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। जब प्रकाश असमतल सतह से टकराता है तो कौन सा परावर्तन होता है? तो असमतल सतह है। असमतल सतह का मतलब हुआ कि सतह जो है वो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। तो क्या होगा? तो परावर्तन जो होगा इर्रेगुलर होगा, अनियमित होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अनियमित होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब जब प्रकाश समतल सतह से टकराता है तो कौन सा परावर्तन होता है? तो हम लोग बोलेंगे समतल सतह से टकराएगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और असमतल सतह से टकराएगा तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है? तो वस्तु दूरी के बराबर दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर? तो वस्तु दूरी जितनी वस्तु दूरी रहती है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये मान लो समतल दर्पण है तो वस्तु यहाँ रखे हैं अगर, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिमा या प्रतिबिंब जो है वो होती है, क्या होती है? तो यहाँ बोलेंगे आभासी होती है, और आभासी जब भी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो सीधी बनेगी। अवतल दर्पण किस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो सभी दूरियों पर बनाती है, सिर्फ एक दूरी को छोड़कर, और वो दूरी है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। ध्रुव और फोकस के बीच हो तब आभासी प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा सभी दूरियों पर कैसी प्रतिबिंब बनाएगी? तो बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी। अब 39 नंबर जो है क्वेश्चन, उत्तल दर्पण हमेशा कौन सी प्रतिमा बनाती है, कौन सी प्रतिबिंब बनाती है? तो यहाँ बोलेंगे उत्तल दर्पण जो है हमेशा कैसी बनाएगी प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब बनाएगी, यानी ऑप्शन बी सही। अब परावर्तन के नियम किस कोण पर भी सत्य होती है? किस कोण पर? तो सभी कोणों पर सत्य होती है, यानी परावर्तन का नियम जो है सभी कोणों के लिए सत्य है, यानी छोटा कोण बड़ा कोण तो वो नहीं, सभी कोणों के लिए सत्य है। दर्पण का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दर्पण का उपयोग परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। जब आपतन कोण 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। अब परावर्तन में परावर्तन में प्रकाश के किस विशेषता में परिवर्तन नहीं होता है? तो हम लोग बोलेंगे कि वेग में भी परिवर्तन नहीं होगा,
तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन नहीं होगा, आवृत्ति में भी परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। अब यहाँ यदि परावर्तन ना हो तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। मतलब ये है कि किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश जो है सूर्य से या कोई लाइट सोर्स से जो लाइट जो है वो उस वस्तु पर पड़ेगी और वस्तु से हमारे आँख तक पहुँचेगी, तब हम लोग वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ बोलेंगे कि हम लोग जो है परावर्तन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे, मतलब ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, दो दर्पणों के बीच प्रतिमा किस पर निर्भर करती है? तो दो दर्पणों के बीच प्रतिमा जो है उसके कोणों पर निर्भर करती है, वो दोनों दर्पण किस कोण पर झुका हुआ है उस पर निर्भर करेगी। अब किसी वस्तु को एक से अधिक दर्पणों में देखने पर क्या होता है? तो एक से अधिक दर्पणों में देखने पर क्या होता है कि कई प्रतिमा दिखाई देती है। जैसे आप लोग नाई के यहाँ गए होंगे तो इस साइड में अगर दर्पण और इस साइड में दर्पण लगा हुआ है तो यहाँ आप खड़े हैं तो कई प्रतिमा नज़र आएगी आपको, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/f = 1/v + 1/u होता है, ऑप्शन बी सही। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिमा कहाँ बनेगी? तो फोकस पर रखा जाए तो अनंत पर बनेगी। फोकस पर रखा जाए तो कहाँ बनेगी? अनंत पर बनेगी। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाए? फोकस पर रखा जाए। फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगी? अनंत पर बनेगी। फोकस से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है और समांतर किरणें कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है? अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो अवतल दर्पण की प्रतिमा जो है, प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगी? तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि अनंत पर रखा जाए तो वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगी और फोकस पर रखा जाए तो अनंत पर बनेगी। तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, फोकस पर बनेगी। यदि वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो आप लोग से चर्चा कर चुके हैं, वस्तु जो हो दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, वस्तु जो हो वो फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगी? तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो यहाँ पीछे बढ़ाएंगे, प्रतिबिंब ऐसा नजर आएगा कि यहाँ बनेगी, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर